नमस्कार। चौपाल में आपका स्वागत है। अ, ओके। अ, दोस्तों, कभी कभी पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होता है। वो बहुत सारी कहानियों को पैदा करने की जमीन बन जाता है। और हम बात करते हैं अभी से कुछ हजार साल पहले की, छठी या पांचवी ईसा पूर्व की। और वैशाली जो कि बिहार में है, जिसको लोकतंत्र का जनक भी माना जाता है। अ, वहाँ पे एक नवजात कन्या को आम के पेड़ के नीचे पाया जाता है। कोई कोई नहीं जानता है वो कौन थी। लेकिन चूंकि उस आम के पेड़ ने उसको अ, छांव दिया, तो उसका नाम पड़ा आम्रपाली, यानी आम का फूल। बड़ी हुई और उसको वैशाली के नगर वधु के रूप में जाना गया। जो हिंदी भाषी लोग हैं, उन्होंने आचार्य चतुर्सेन की बुक वैशाली की नगर वधु जरूर पढ़ी होगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि वैशाली की नगर वधु यानी आम्रपाली को सुंदरता, कला और नृत्य की देवी के रूप में भी कहा गया। आम्रपाली के पास सब कुछ था। यश, आराम, पैसा, प्रसिद्धि। लेकिन आम्रपाली की कहानी सिर्फ उसके सौंदर्य, उसके प्रसिद्धि की नहीं थी। भीतर बहुत कुछ तलाश रही थी। और फिर एक दिन आगमन होता है भगवान बुद्ध का। और भगवान बुद्ध के वचनों से प्रभावित होकर आम्रपाली सब त्याग देती है। वैभव, पहचान, मंच, सब कुछ। और एक नया मार्ग चुनती है, बोधि का, ज्ञान का। उसने अपने प्रिय आमों का बाग, जिसमें जिस और उस आम के पेड़ जिसके नीचे वो कभी पाई गई थी, उसको, जिसे आम्रपाली वन भी कहते हैं, बुद्ध को और बुद्ध के संग को दान कर दिया। बुद्ध ने वहीं प्रवचन दिया और वहीं पे विश्व प्रसिद्ध आम्रपालिका सूत्र का रचा गया। और यही आम्रपालिका सूत्र आत्मशुद्धि और मोक्ष की मार्ग बताता है। यानी कहने का मतलब कि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रिश्ते का ताना बाना भी है। एक खोज भी है जो कि आम के एक पेड़ से शुरू हुई और अंततः आत्मा के जागरण तक जाके पहुंची है। तो दोस्तों, आम इस कहानी में सिर्फ फल नहीं है, वो जन्म है, पहचान है और मोक्ष का प्रवेश द्वार भी है। नमस्कार। मैं हूं सब्यसाची भारती। और जैसा कि आप जानते हैं कि चौपाल एक हिंदी मासिक पॉडकास्ट, जो कि ये जानने और समझने की कोशिश है कि हिंदी की भाषा में पर्यावरण और अ, और जो ये वातावरण परिवर्तन होता है, उसके गूढ़ विषयों को कैसे आसानी से समझा जा सके। इससे पहले कि हम ये चर्चा फिर से शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ, ये पॉडकास्ट हिंदी में हो रहा है। लेकिन भारत अ, एक बहुत विशाल और बहुत समृद्ध देश है। यहाँ हिंदी के अलावा और भी 22 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और न जाने कितने हजार बोलियां बोली जाती हैं। तो जब हम बात करते हैं कि हम ये हिंदी में पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम बाकी भाषाओं पे हम नहीं समझते हैं उसकी महत्ता। और हम ये आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि हम और भी जो लोकल भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनमें ये पॉडकास्ट करने की कोशिश करें, शुरुआत करें, ताकि ये जो क्लाइमेट चेंज की बात है, ये एनवायरनमेंट की बात है, वो जैसा कि हम आप देखते हैं कि कि बहुत नीश, बहुत एक
एक एक अभिजात्य सब विषय बन के रह गया है, जहाँ पे अधिकांश रिसर्च, अधिकांश डिस्कशंस, अधिकांश रिपोर्ट्स इंग्लिश भाषा में आता है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इस भाषा को भारत में अभी भी नहीं समझता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे मजदूर हैं, जो छोटे गवई परिस्थितियों से आने वाले युवा है, जो हमारा जो मछुआरा समुदाय है, जो इन सबों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। लेकिन उसके पास ही समझने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है उसकी भाषा में। अ, तो चूंकि हम CMS सेंटर फॉर मीडिया स्टडी और CMS वातावरण पहले से एक मंथली इंग्लिश पॉडकास्ट कर रहा है, वातावरण डायलॉग्स, वातावरण टॉक्स के नाम से, तो हमने सोचा कि आम लोगों की परेशानी को और गूढ़ विषयों को आम लोगों की भाषा में कैसे समझा जाए, उसके लिए हमने ये चौपाल नाम का ये जो हमारा मंथली हिंदी पॉडकास्ट है उसको शुरू किया है। और इस बार का, जैसा कि आप जानते हैं कि पॉडकास्ट का विषय है वो है आम आदमी और आबो हवा। इसीलिए मैंने आपको आम की कहानी से, एक बहुत प्रसिद्ध कहानी से मैंने ये बात शुरू की। और अ, जैसा कि आप जानते हैं कि आम किस तरह से हमारे अ, जो हिंदी भाषी हैं, उन सबों के जीवन से और भारत के भी कल्चर से किस तरह से आम जुड़ा हुआ है। अ, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, यानी कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, वहीं से हमारे आज के जो अतिथि हैं और विशेषज्ञ हैं, मनीष चंद्र मिश्रा जी, वो भी वहीं से आते हैं। तो हम जानते हैं कि आम का क्या मतलब होता है। अम, जैसा कि आप जानते हैं कि आम की, या ये एक रिसर्च, एक ये स्थापित सत्य है कि आम की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप से ही हुई। ये फल भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में लगभग 4000 से 5000 ईसा पूर्व उगना शुरू हुआ। और ये कुछ ऐसा, ये एक ऐसा फल है जो कि हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक तीनों स्तरों से जुड़ा रहा है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आम का वर्णन हमारे वेदों में है, उपनिषदों में है, जिसमें इसे एक पवित्र पेड़ के रूप में बताया गया है। महान ग्रंथ जो आयुर्वेद के हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, आम का वर्णन उसमें है। और जो अमरकोश है, जो कि संस्कृत का पहला थिसॉरस माना जाता है, उसमें आम को फलाधिपति यानी कि फलों का राजा कहा जाता है। हम भी जानते हैं कि आम का की क्या महत्व है। मैंने आपको बताया कि किस तरह से आम आम बुद्धिस्ट कल्चर में और जुड़ा हुआ था, और किस तरह से आम्रपाली की कहानी मैंने आपको बताई। दोस्तों, भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक सम्राट अशोक, इन्होंने अपने धर्म यात्रा में न केवल स्तंभ विहार बनवाए, बल्कि अलग अलग जगहों पे आम के पेड़ भी बनवाए, आम के बागान भी बनाए। इवन कालिदास ने भी अपने नाटकों में आम और आम के फूल और आम के फलों की बहुत सुंदर बातें कही हैं। मुगलों के काल में भी आम दरबार की शान बन गया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, यहाँ तक कि औरंगजेब जैसे बादशाह को भी आम बहुत पसंद थे। औरंगजेब ने तो उसको नियामत कहा। अ, 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच आम के जो बीज हैं वो श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया तक बौद्ध भिक्षुओं की मदद से पहुंचे। 10वीं शताब्दी में अरब व्यापारी उन्हें पूर्वी अफ्रीका ले गए। 15वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली आए तो आम गोवा से ब्राजील और कैरेबियन होते और अफ्रीका पहुंचा। और आम की खेती आज 100 से अधिक देशों में होती है। लेकिन दोस्तों, इसका DNA भारत से ही जुड़ा हुआ है। अ, भारतीय साहित्य में भी आम को बहुत सराहा गया है, और रहीम, कबीर, तुलसीदास ने आम को जीवन के अलग अलग गूढ़ रहस्यों से जोड़ा है। जो हमारे प्रेरणा स्तंभ हैं, उनमें से कुछ, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस हैं, उनको आम बहुत पसंद थे। उन्होंने एक बार अपने पत्र में लिखा था कि आम का मौसम देश की आजादी की तरह हो, थोड़ी देर में आएगा लेकिन मिठास भर देगा। पंडित नेहरू
आम को भारत की आत्मा मानते थे। उन्होंने राष्ट्रपति आइजनहावर को आम भेजते हुए लिखा था, दिस इज द टेस्ट ऑफ इंडिया सूप। इंदिरा गांधी को भी दशहरी आम लखनऊ का बहुत प्रसिद्ध था। अ, अभी एक हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका एक साक्षात्कार हुआ था, अक्षय कुमार ने किया था। उसमें उन्होंने भी कहा कि बचपन से ही उन्हें आम के मौसम का इंतजार रहता था और वो आम सीधे पेड़ों से तोड़ के खाते थे। मैंगो डिप्लोमेसी भारत की रणनीति का एक अहम हिस्सा रहा है। और आपको जान के हैरत होगी कि दुनिया का सबसे जो दुर्लभ आम है वो भारत में नहीं पाया जाता है, वो जापान में पाया जाता है, जिसे एग ऑफ सन कहते हैं, ताइयोनो तबागो। ये इसकी कीमत 2.5 से 3 लाख प्रति जोड़ी होती है। इस आम की कीमत ये हमारे यहाँ 1500 से ऊपर स्थानीय किस्में पाई जाती हैं। अल्फांसो एक तरह से, जिसको सुनहरी राजा भी कहा जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। उसके अलावा दशहरी और हम लोगों के लंगड़ा, केसर, आम्रपाली, तोतापुरी, ये तो आम है ही है। और दुनिया का लगभग 45% हिस्सा अकेले आम जो है वो भारत में उगता है। तो इस तरह से आम हमारे जीवन, कल्चर, हमारे रीति रिवाजों का बड़ा हिस्सा है। हमारे यहाँ जो अनेक शादी और ब्याह बिना आम के पल्लुओं की होता नहीं है। लेकिन आज जो पर्यावरण है और जो जो एक क्लाइमेट की का चेंज हो रहा है, क्या उसका असर आम पे भी पड़ रहा है? हाँ, बिल्कुल पड़ रहा है। आम के पैदावार में कमी आ रही है। अक्सर जो बेमौसम बारिश या जो आंधी और जो ओले पड़ते हैं, उसमें हिंदी भाषी या जो द्वितीय या टियर 2 टियर 3 या गांव के रहने वाले लोग हैं, उनको पता है कि किस तरह से आम की खेती को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए आम इसका इस पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आए, बहुत सारी किताबें भी लिखी गई, न्यूज आर्टिकल भी निकले। और जहां न्यूज आर्टिकल की बात है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीएमएस वातावरण एक साप्ताहिक न्यूज आर्टिकल का संकलन पर्यावरण टाइम्स के नाम से निकालता है। मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताऊं और फिर मैं आगे जाऊं। अ, दोस्तों, पर्यावरण टाइम्स जो है वो एक साप्ताहिक न्यूज मैगजीन है। और 6,000 से अधिक जो इंडिविजुअल हैं उसके व्यूअर हैं। और हम उसमें ये एक तरह का संकलन है जो कि उस पूरे हफ्ते में अलग अलग जो पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज है, उसका संकलन है। तो उसमें आप जाते हैं और आपको वो सारी चीजें एक जगह मिलती हैं। जिसमें जैसे कि हम आम की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा भी था कि आम के से रिलेटेड आपको हम पर्यावरण टाइम्स में आपको खबर मिल सकती है। तो मैं चाहूंगा कि आप पर्यावरण टाइम्स पाने के लिए रजिस्टर करें। और इसमें न्यूज के अलावा जो कि उस समय हम हर हफ्ते जो नए नए फेलोशिप्स और जो प्रपोजल्स निकलते हैं, हम उसकी भी जानकारी देते हैं, ताकि जो एनजीओ या फिर जो इंस्टीट्यूशंस के मेंबर हैं वो वहां से उन फेलोशिप्स को, उन इन्वायरमेंटल फेलोशिप्स और उन चीजों की जानकारी रख सके। तो तो जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि हम आम और फिर आम के ही द्वारा जो पर्यावरण में जो चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, उसकी बात करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ हैं मनीष चंद्र मिश्रा जी। मनीष चंद्र मिश्रा भारत के जाने माने युवा इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट हैं।
जिन्होंने भारत की बहुत सारी शीर्षस्थ न्यूज मैगजीन्स के साथ और पोर्टल्स के साथ काम किया है। अ, और अभी ये मोंगाबे के साथ कार्यरत हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मनीष जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे आम की, तो ये बताइए कि अब हम ये नहीं कह सकते कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक थीसिस का विषय है, या एक अखबार का ही की खबर है, या एक थ्योरी है। अब ये बिल्कुल हमारे सामने आ चुका है। तो ये बताएं कि जो आम की खेती, जैसा कि कल आपसे मेरी बात भी हो रही थी और आपने भी जिक्र किया कई न्यूज आर्टिकल्स का, जो कि रिसर्च जो की गई है, और आप खुद भी चूंकि आप लिखते रहते हैं और आप इन जगहों पे जाते रहते हैं, तो मुझे बताइए कि क्या जलवायु परिवर्तन दूर की बात है या वो बिल्कुल आ चुकी है? और अगर ये आ चुकी है, तो हिंदी भाषियों के लिए आम तो एक बहुत प्यारा विषय है। गर्मी के मौसम में मुझे याद होता है, या आपको भी पता ही होगा, कि खाने के नाम पे आम जो है वो खाने का एक मुख्य हिस्सा होता था या होता है अभी भी बिहार और उत्तर प्रदेश में। तो वो किस प्रकार से आम पे अफेक्ट कर रहा है, और उस अफेक्ट से आम जनों पे क्या अफेक्ट हो रहा है? जी। मुझे हाल ही में युवाओं से संवाद करने का मौका मिला। तो मेरे सामने एक चुनौती थी कि उनको ये बताना कि जलवायु परिवर्तन क्या है और ये कैसे हम देखें अपने आसपास। तो हम अपने जो कहते हैं दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में जलवायु परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं। तो मैंने एक सवाल इन बच्चों से पूछा कि आपको कौन सा फल पसंद है। तो जाहिर है कि बहुत सारे लोगों का जवाब था कि उन्हें आम पसंद है। और जब मैंने उनसे उस जलवायु परिवर्तन और उस आम की कहानी को कनेक्ट की, तो हम मुझे उन बच्चों ने ही बताया कि वो अब आम, जो कि उनकी उम्र 20 साल 22 साल भी नहीं रही होगी, पर उन्होंने अपने इतने छोटे से जीवन काल में, इतने अनुभव में उन्होंने देख लिया कि ये आम पहले जैसे नहीं रहे। आप सबने, हम सब ने ये महसूस किया है कि जो आम जब हम काटते हैं, अल्फांसो की बात कर लें, जो एक टॉप क्वालिटी का आम और बहुत ही बेहतरीन और स्वाद और सुगंध हर तरह से लाजवाब आम, जब इन दिनों जब हम उसको काटते हैं तो उसमें एक सफेद स्पंज जैसा एक उसके अंदर एक कुछ मिलता है जो कि खाने लायक नहीं होता। और वो उसका जो हिस्सा है स्पंज वाला, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये सिर्फ अल्फांजो के साथ नहीं है। ये जो दूसरे आम की वेराइटीज हैं, मलिहाबादी आम जो उत्तर प्रदेश का एक फेमस मशहूर आम है। इसके बाद बिहार से जर्दालू को, हम जर्दालू, जो आप आम की डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे, तो बिहार सरकार जर्दालू आम भिजवाती है देश के कई गणमान्य लोगों को। उस आम की क्वालिटी में भी फर्क आया है, उनके स्वाद में फर्क आया है। तो ये बात अब जाहिर हो गई है आम को और दूसरे फसलों को देखते हुए। हमने हाल ही में जामुन की कहानी कही। तो हम जब जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि यह कोई कहीं मालदीव में या कहीं किसी किसी दूर देश में कहीं कोई असर हो रहा होगा। लेकिन अब जब हम इसको देखने लगे हैं तो ये काफी नजदीक आ चुका है और हमारी थाली, भोजन की थाली तक इसका असर पहुंच चुका है। और जो आम की क्वालिटी खराब होने के साथ साथ इसके साथ एक जो इसका इसकी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, जो किसान इसके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा पहली बार देश में हुआ। मैं कुछ खबरें पढ़ रहा था कि कर्नाटक सरकार ने आम के किसानों को सब्सिडी देने की घोषणा की है और भारत सरकार ने उसको उस प्रस्ताव को पास किया है कि आम के किसानों को, क्योंकि दाम काफी तेजी से गिरे, उसकी वजह है कि क्वालिटी आम की वैसी नहीं रही और उत्पादन वैसा नहीं रहा, तो उनके नुकसान को भरने के लिए। तो ये एक तरह से जो जलवायु परिवर्तन है, ये हमारे अब आम जीवन में, जो हम सुबह से शाम तक की जिंदगी जीते हैं, उसमें बिल्कुल शामिल हो गया। और ये फलों के राजा आम से हम इसको देख पा रहे हैं अपने जीवन में। तो ये बताएं कि ये जो बेमौसम, ये जो हीट वेव आ रहा है, जो कि आम के फलों को के जो राजा है उसको अफेक्ट कर रहा है, तो ये क्यों हो रहा है बार बार? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ये, ताकि मैं कि हमारे जो दर्शक होंगे हैं, जो
इसकी वैज्ञानिकता और कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझ रहे, वो ये समझ सके कि ये हो क्यों रहा है बार बार, और क्या अब ये मौसम की सच्चाई बन गई है कि अब ये इसी तरह से बेमौसम हीट वेव आएगा, बारिश होएगी, और ये फसलें, केवल आम नहीं बाकी और फसलें भी बर्बाद हुई। जी। देखिए, दो जो वैज्ञानिक जो दो तथ्य हैं कि एक हम कहते हैं मौसम। तो मौसम आज से 30 साल पहले, आज से 60 साल पहले हमारे दादा परदादा के जमाने में भी मौसम में बदलाव आते थे। मुझे याद है, मैं आम के बगीचों के बीच पला बढ़ा हूं, तो मुझे याद है कि जब मौसम खराब होता था तो हम दादी के साथ भागते थे आम के जंगलों की तरफ, और आम, क्योंकि हवा तेज चलेगी तो आम हम बीनेंगे, उठा के लेके आएंगे, उससे अचार बनाएंगे। और तो ये मौसम का परिवर्तन था, तो एक आम को पकने तक में कई मौसमों से गुजरना पड़ता है। तो बारिश, फिर हवा के तेज झोंके, उसके बाद फिर उसको ठंड का भी सामना करना पड़ता है दिसंबर के समय, जब उसके बौर आते हैं, जब उसमें फूल आती हैं। फिर जब हम गर्मी में देखते हैं तो एक एक खास तरह की गर्मी उसको चाहिए ताकि वो आम पक सके। लेकिन इन दिनों क्या हुआ है, जिसको हम जलवायु परिवर्तन कह रहे हैं, कि जो मौसम में जो लॉन्ग टर्म जो चेंज है वो एक तरह से वो चेंज हो ही रह गया। जैसे पहले भी बड़े बुजुर्ग समझाते थे कि सूखा पड़ता था, तेज बारिश होती थी, लेकिन उसका एक पैटर्न था। वो 2-3 साल बाद कभी एक वो मौसम का पैटर्न वापस आता था। लेकिन अभी जो हो रहा है, जो हम डेटा की तरफ देखें तो पिछले 3 साल जो बीते हैं हमारे, उसको ऐतिहासिक तौर पे सबसे गर्म 3 साल माने जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि गर्मी जो है वो बढ़ गई है। और जब हम बात करते हैं कि दुनिया के तापमान को, जो एवरेज टेम्परेचर है, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रखना है, तो जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और एवरेज तापमान हमारा बढ़ रहा है, उस तरह से मौसम अनिश्चित हो गया है। जो पहले एक निश्चितता थी मौसम में कि मानसून है तो इस तरह की बारिश होगी, तो आम के जो पहले चरण में जो आम के बौर होते हैं, जो आम के फूल, जिसको हम लोग मज्जर भी बोलते हैं बिहार में, तो उसको उसमें जब बारिश होती है तो उसका नुकसान होता है। लेकिन जब आज इन दिनों जो बारिश का पैटर्न है, वो इतनी तेज बारिश होती है और एक साथ इतना पानी गिरता है कि उस फसल को काफी नुकसान हो जाता है। कुछ अगर मज्जर या बौर बच भी गए, तो जब गर्मी आएगी तो हीट वेव इतनी ज्यादा हो जाएगी, और इतने गर्मी के दिन बढ़ गए हैं कि वो आम की वो जो सहन शक्ति है गर्मी को सहने की, वो पार कर जाती है, और फिर उसकी फसल खराब होती है। तो जो लॉन्ग टर्म शिफ्ट हुआ है, मौसम अब बदल बदल के और जो वैज्ञानिक और जो विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि जो ये जो आप बात कर रहे थे कि न्यू नॉर्मल है क्या, ये सामान्य हो गया है क्या, तो अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये और भी खराब स्थितियां हमें देखने को मिलेंगी। और ये जो मौसम का परिवर्तन है, अगर हमने ठीक कदम नहीं उठाए, ठीक कदम से मतलब कि अगर हमने अपना प्रदूषण और जो हमें ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, वो अगर इसी इसी तरह से अगर हम करते रहें और ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में स्थितियां और भी बिगड़ सकती हैं। और आम और आम के अलावा दूसरे फल और हम हमारे जीवन की जो दूसरी गतिविधियां हैं, उन सब पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जी। तो मुझे ये बताइए कि ये न केवल आम, बाकी और भी बाकी जो फसल है और बाकी जीवन के भी एस्पेक्ट है, उन पे भी खराब असर पड़ सकता है। क्या ये जो हमारे कृषि मॉडल हैं और जो बहुत सारी जो योजनाएं बन रही हैं आजकल सरकार बना रही है, तो क्या उन योजनाओं को और क्या इन कृषि मॉडलों को अब अ, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, या अभी भी हम उसी पुराने ढर्रे पे चल रहे जी हाँ। क्योंकि क्लाइमेट साइंस एक बहुत नए तरीके का विज्ञान है, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें इवॉल्व हो रही हैं और नई चीजें सामने आ रही हैं। तो जो योजनाएं हैं सरकार की, उसमें भी उसी तरह से, जैसे जैसे हम नई चीजें समझते जा रहे हैं, उस तरह से उसमें परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूंगा। भोपाल में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है। वहाँ के कुछ वैज्ञानिकों से मेरी जब बात हुई, तो वो एक इस तरह के मॉडल पे काम कर रहे हैं कि भविष्य में जब ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा वातावरण में, और जब गर्मी बढ़ ही जाएगी, 1.5 डिग्री सेल्सियस हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे ज्यादा ना बढ़े गर्मी, लेकिन अगर बढ़ गई उससे ज्यादा गर्मी, तो हमारी खेती कैसी हो। और उससे उनके जो पिछले 5 साल से उनका वैज्ञानिक सोच चल रहा है और उनके जो परिणाम आए हैं, तो वो सजेस्ट कर रहे हैं कि जो खेती हो उसको हम कहते हैं कि इंटीग्रेटेड या
जिसमें हम अपनी परंपराओं का जो हमारा ज्ञान है उसको भी शामिल करें, जिसमें हम गोबर खाद की खेती करते हैं, जो जैविक खाद की खेती करते हैं, और साथ साथ जो वैज्ञानिक पद्धति है खेती की उसकी उसको भी शामिल करें। और कोशिश यह है कि फल फल फूल या जो अनाज है उसकी गुणवत्ता खराब ना हो, और बदलते मौसम में भी और जो जलवायु परिवर्तन के को झेल सकने वाले ऐसे फसल हम पैदा कर सकें, ताकि भविष्य में खाने की कमी ना हो। तो जो जो योजनाएं हैं सरकार की, या जो कृषि के मॉडल हैं, उसमें जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ रही है क्लाइमेट साइंस को लेकर, वैसे वैसे चेंजेस हम देख रहे हैं। और जमीन पर किसानों के साथ जो संवाद है, छोटा सा एक उदाहरण मैं दूंगा कि पिछले 30 सालों में, क्योंकि मैं मेरी उम्र लगभग 30 32 के आसपास है, तो मैंने देखा है कि जो पहले जमाने में जो खेती की जो तरीके थे मौसम आधारित थे, अब जो है अब हम मौसम जो हमारा भारत का जो साइंस है, हमने जो तरक्की की है, तो हमें मौसम की सटीक जानकारी मिल रही है। तो हमने देखा है कि किसानों तक वो इन्फॉर्मेशन अलग अलग माध्यम से पहुंच रहा है, और वो अपने बीज की बुआई और उस उन चीजों का ध्यान रख के वो कोशिश हो रही है कि फसल खराब ना हो, और ये जो मौसम बदल रहा है उसको हम झेल सकें, अधिक से अधिक फसल ले सकें, और ये कोशिश चल रही है। जी। मनीष जी, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा भी कि बेसिकली जीस्ट है कि पत्रकार की जिम्मेदारी जलवायु परिवर्तन को लेके क्या है जब वो रिपोर्टिंग करते हैं। तो आपने ऐसी कई रिपोर्टिंग की है बहुत सारे न्यूज चैनल्स के लिए भी और पेपर्स के लिए भी, और मोंगावे में तो आप रेगुलरली लिखते रहते ही हैं। तो ये जो जलवायु परिवर्तन जो अपने आप में भारी भरकम विषय है, इसको आपने कोशिश की कि आप इसको किसान और आम लोगों और जमीन से जुड़े लोगों के नजरिए से बताएं, जो कि कई बार बहुत असरदार लगा है। तो आज के परिस्थिति में, जब पूरी जो हमारी जो पत्रकारिता है मुख्यतः खबरों की शोर और सनसनी पे टिकी हुई है, तब पर्यावरण पत्रकारिता का रास्ता इतना कठिन क्यों है? और कैसे पर्यावरण के विभिन्न गूढ़ विषयों को, ये जो सीरियस इश्यूज हैं, उनको लोगों तक गहराई से पहुंचाया जा सकता है? जी। देखिए, जो मेरी जो मोंगा पे हिंदी के साथ जो मैं खबरें करता हूँ, और हमारा एक अप्रोच है कि हम क्यों ना सॉल्यूशन भी खोजें, और सॉल्यूशन जो है, जो मॉडल्स हैं। तो मैं एक उदाहरण से बताऊंगा कि मैं सतना, मध्य प्रदेश का एक जिला है सतना, वहाँ तहसील है मैहर। वहाँ के कुछ गांवों में उसको उसको नाम दिया गया उन गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में और देश भर में जो सर्वेज हुए हैं उनसे पाया गया है कि कुछ जिले ऐसे हैं देश के जो क्लाइमेट चेंज को लेकर ज्यादा संवेदनशील हैं, उन पे अधिक प्रभाव होगा, क्योंकि वहाँ पहले से पानी की कमी है, या फिर वहाँ का वातावरण उस तरह से, उसमें पहले से बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो उन कुछ जिलों में चिन्हित करके एक प्रोजेक्ट चलाया गया कि जिसे नाम दिया गया क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस। और उसकी जो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि समाधान जो है वो वही निकालेंगे जो समस्या से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। तो जब हम गांव में गए, तो वहां मेरी उन किसानों से बात हुई जो उस तरह की खेती कर रहे हैं, जो भविष्य में जो चैलेंजेस आने वाले हैं, जो गर्मी बढ़ने वाली है, मौसम अनिश्चित हो रहा है, और वो उसका जो मौसम का अनिश्चित होना वो बढ़ता ही जाएगा भविष्य में। तो उन्होंने परंपरा और विज्ञान, जो उनकी पुरानी पद्धति थी जिसमें वो बीज ऐसे होते थे जो वहाँ के लोकल आबो हवा के हिसाब से बीज उनके डेवलप हुए हैं वर्षों की के अनुभव के साथ। तो परंपरा पारंपरिक बीज का इस्तेमाल और जैविक खाद का इस्तेमाल, साथ साथ जो किसान खेती में जो आप पहले जो आज से 30 साल पहले जिन्होंने खेती देखी होगी कि पराली का कैसा इस्तेमाल होता था, कि खेत में ही हम्म। उससे मल्चिंग करते थे, उस तरह हम्म। की कुछ कोशिशें वहां पे देखी गांव में मैंने। और उनके यील्ड में, उनका जो फसल की गुणवत्ता है उसमें जो बाकी जो रासायनिक खेती हो रही है उसके मुकाबले अच्छी गुणवत्ता देखी गई। तो जो पत्रकारिता में जब बात कर रहे थे हम कि हमें गांव की तरफ लौटना पड़ेगा, और जहां समस्या जिन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, अब इन दिनों एक ये कोशिश हो रही है पत्रकारिता के माध्यम से। एक तो जो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज की पत्रकारिता है, हिंदी हो गया, मराठी, बंगाली, और बहुत सारे अपने देश में भाषाएं हैं, उनमें बहुत बेहतर काम हो रहा है। और गाँव से जो गाँव के किसानों की खबरें हैं, जो जो जैसे कहते हैं कि हम जो क्लाइमेट चेंज को झेलने के लिए जो फ्रंट लाइन पे खड़े हैं, जिन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है,
उनकी स्टोरीज आ रही है। फिर शहरों में हम देखें, जो शहर के जो उन तबके के लोग हैं जो जिन पे क्लाइमेट चेंज का असर अधिक हो रहा है, जो गर्मी, जैसे कहें कि जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं और जिन पे गर्मी का असर हो रहा है, जो दैनिक जो मेहनत वाला काम करते हैं, मजदूरी वाला काम करते हैं, उनकी खबरें, उनके साथ क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, और वो सिर्फ वो जो हम जब उनकी आवाज उठाते हैं तो वो सरकार की पॉलिसियों तक वो पहुंचती है और नीति निर्माण होता है। तो पत्रकारिता में मेरा जो क्लाइमेट से संबंधित पत्रकारिता करते हैं उनके लिए हम ये साथ में हम ये सुझाव रखते हैं कि हमें बात करनी पड़ेगी उन लोगों की जो इससे सीधे सीधे तौर पर प्रभावित हैं, और समाधान भी वहीं से निकलेगा, उनसे बात करके उनकी समस्याएं क्या है और क्या संभावित समाधान हो सकते हैं, और साइंस को और आम लोगों को साथ में मिलकर जो गैप, जो एक ब्रिज का काम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच गैप है। साइंस जो है वो, उनकी भाषा क्लिष्ट होती है और वो अलग तरह की भाषा होती है जो कि जरूरी भी है, एकेडमिक भाषा होती है। आम लोगों की भाषा होती है जिनको आप आम भाषा में समझाइए। तो इसके बीच जो हम जैसे पत्रकार हैं जो अलग अलग भाषाओं में काम करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, बाकी देश की जो भाषाएं हैं, तो उस तरह की उस तरह की किस्से कहानियां सामने आए ताकि दोनों के बीच का जो गैप है वो फिल हो और एक एक ब्रिज जैसा बने, एक पुल बने। जी। तो जैसा कि मनीष जी आप जानते भी हैं कि हम लोग जो फ्यूचर जर्नलिस्ट यानी कि जो युवा जो कि पत्रकारिता में है और अब पत्रकारिता को एक पेशे के रूप में, एक करियर के रूप में ऑप्ट करना चाहते हैं। तो फिर से मेरा सवाल है कि अ, इन युवाओं में इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म, पर्यावरण पत्रकारिता के प्रति जो एक आकर्षण है वो घटा क्यों है? अ, क्योंकि बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म अपनी प्रायोरिटी बताई कि मैं तो एक इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म ही करना चाहता हूं। और ये इतना एक नीश एंड इतना एक अभिजात्य किस्म की पत्रकारिता क्यों बन गई? क्योंकि अ, ये जो क्लाइमेट चेंज या पर्यावरण है, ये तो हमारे जीवन के अस्तित्व से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो फिर जो युवा पीढ़ी है वो पर्यावरण पत्रकारिता को उस तरह से क्यों नहीं ऑप्ट कर रही है? अच्छा, इसमें जब भी हम आज इन दिनों जब आप अखबार खोलते हैं, खासकर बिजनेस अखबार जो कि रोजगार और बिजनेस की बातें होती हैं उसमें, और अखबार के पन्नों में आपको जो एक शब्द आता है अंग्रेजी में, इंटरसेक्शंस की, एक दूसरे से जो मेल खाते जो सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें देखेंगे कि पर्यावरण की खबरें बहुत अधिक आ रही हैं, क्योंकि ये जो पर्यावरण है और ये जो क्लाइमेट जो बदल रहा है, जो जिसे हम क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन कहते हैं, वह आप किसी भी बात को सोचिए। जैसे कि पानी की कमी हो रही है तो हमारा पानी का खर्च बढ़ रहा है, पानी, क्योंकि शहरों में हम पानी एक तरह से खरीद रहे हैं, उसके लिए फी पे कर रहे हैं। साथ साथ जब हम ये देखते हैं कि बाढ़, जो शहरों में आजकल बाढ़ की समस्या आ रही है, हल्की बारिश हुई, बाढ़, उसकी वजह से जो इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है, जो लेबर लॉस हो रहा है, तो हम वो सब हमारे जेब पे ही आता है। तो मैं जब आज जब युवाओं से मिलता हूं, क्योंकि मेरे काम के दो भाग मैंने बांट रखे हैं, एक तो मैं अपनी रिपोर्टिंग करता हूँ, ग्राउंड पे जाता हूँ। दूसरा, मैं अपनी एक जिम्मेदारी समझता हूँ कि मेरे साथी जो हैं, जो मुझसे अभी जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो निकल के पत्रकारिता करना शुरू कर रहे हैं, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस लाना विभिन्न ट्रेनिंग के माध्यमों से, कि वो जो ये क्लाइमेट चेंज शब्द है और ये जो साइंस है, ये तो जाहिर सी बात है कि ये काफी कॉम्प्लेक्स साइंस है, क्लाइमेट साइंस, और इसको समझने के लिए काफी समय और काफी एफर्ट्स लगते हैं, काफी पढ़ना पड़ता है। जो वैज्ञानिक हैं इसमें वो लगातार नई नई चीजें सीख रहे हैं और इवॉल्विंग साइंस है। लेकिन साथ में जो, जैसा कि आपने कहा, कि ये भी हमें मानना पड़ेगा कि ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज है, और वो किसी भी व्यक्ति को जब उसके पैसों, जब उसके आमदनी पे, जब उसके रोजगार पे जब चोट आती है, तो ये बात समझ में आ जाती है कि ये हो क्यों रहा है। बारिश का पैटर्न बदल गया है, अब हर गांव से लेकर शहर तक हर किसी को पता है कि अब वो बात नहीं रही, पहले जैसा मौसम नहीं रहा, बारिश नहीं रही, गर्मी बहुत बढ़ गई है। तो उसकी वजह से जो नुकसान झेलने को मिल रहे हैं, जो किसानों को नुकसान हो रहे हैं, तो अब जो पत्रकारिता का जो स्वरूप है जो बहुत तेजी से बदल रहा है, और वो यह है कि जब भी आप किसी भी बीट मतलब किसी भी क्षेत्र की पत्रकारिता करें, चाहे आप क्राइम देखें या आप हेल्थ देखें, किसी भी क्षेत्र की खबरें आप लिखेंगे तो आपको क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखना पड़ेगा। जब हम देखते हैं कि जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो बीमारियां हैं, उसके पीछे जब वैज्ञानिक जब शोध कर रहे हैं, डॉक्टर्स से बात होती है, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से इसका लिंक है, क्योंकि हमारी जो शरीर है वो, जो जिस तरह की गर्मी सह सकते हैं हम,
उस तरह की गर्मी से वो जो थ्रेशोल्ड था, वो हम सहन शक्ति से अधिक गर्मी हो रही है, तो उस वजह से हमारे शरीर पे का मेटाबॉलिज्म बदल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अब जब युवा जब भी खबर लिखते हैं तो उनको इस टर्म का सामना करना पड़ेगा, और करना पड़ रहा है। और जो इंटरसेक्शंस हैं, तो ये जो भी नया सब्जेक्ट है, ये हमारे डे टू डे रिपोर्टिंग में अब शामिल हो चुका है, और अब आपको अखबारों में, रिपोर्ट्स में देखने को मिल रही हैं। तो बेहतर यह है कि हम उस तरह से प्रिपेयर हो जाए, जब जो जो लोग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो युवा जो पत्रकार बनना चाहते हैं, वो उस तरह से प्रिपेयर हो जाए। सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं, दूसरे फील्ड में भी अगर वो एमबीए कर रहे हैं या किसी दूसरे फील्ड में, इंश्योरेंस के फील्ड में, तब भी क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखना होगा, ताकि आने वाली जो पॉलिसीज हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। क्योंकि हमारा अब एग्जिस्टेंस का सवाल है। अब हम, जब धरती बचेगी तभी हम बचेंगे, और तभी बाकी सारे काम होंगे। जी। एक आखिरी सवाल मनीष। अ, हम जानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है या जलवायु परिवर्तन, ये एक दिन की कहानी तो है नहीं। और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो ये हिंदी भाषी एरिया है, हिंदी भाषी समाज है, इसमें जो ये क्लाइमेट कम्युनिकेशन है, यानी जलवायु संवाद है, इसकी कंटिन्यूटी और इसको और इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है? जलवायु संवाद को की निरंतरता और उसकी प्रभावकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसका जी एक दूसरा पार्ट है कि क्या स्कूल, पंचायत और स्थानीय मीडिया इसमें कोई भूमिका निभा सकता है इसकी प्रभावता और निरंतरता को बनाए रखने के लिए? जी। इसका जो पहला अप्रोच होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि जो जो भाषा है, जैसे जो साइंस की भाषा है, जिसे हम कई बार कहते हैं कि इम्पोर्टेड भाषा है, जो साइंस है, जब उस भाषा को हम उसी क्लिष्टता और उसी सटीकता के साथ, जब हम अब गांव के लोग या जो दूसरे तरह से, मतलब जो हमारे जो देश का जो बड़ा हिस्सा है जो क्लाइमेट चेंज से बहुत अधिक प्रभावित है, जो गांव है, जो रिमोट एरिया है, अगर वहां हम इस तरह से जाएंगे तो शायद हम एक्सेप्टेंस हमें नहीं मिलेगी उतनी। लेकिन अगर हम उन्हीं से बात करें उनकी भाषा में, ऐसा तो नहीं है कि मौसम, जो अभी जो जलवायु परिवर्तन आया है, इस तरह के चैलेंजेस पहले भी झेले होंगे हमारे समाज ने। और यही वजह है कि हमारे पास जो बीज हैं, जो अलग अलग तरह के बीज हैं, जिसमें से अभी विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो हमारे पुराने कई सारे बीज हैं जो क्लाइमेट चेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, ज्यादा हीट सह सकते हैं। ऐसा भी रिसर्च हो रहा है कि जो हमारी जो इंडिजीनियस नस्लें हैं मवेशी की, पशुओं की, वो ज्यादा गर्मी सह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उनसे संवाद करें और उनके ज्ञान को भी समझने की कोशिश करें, पंचायत के लेवल पे, ग्राम पंचायत के लेवल पे, जो गांव में बुजुर्ग हैं जिनके पास अपना एक नॉलेज है। मैं एक बुजुर्ग का एक उदाहरण यहाँ दूंगा। बाबूलाल दहिया जी पद्मश्री हैं, सतना जिले, मध्य प्रदेश के सतना जिले से। उन्होंने बघेली भाषा की वो कविताएं खोज निकाली हैं, जिन कविताओं में खेती के तरीके बताए गए थे, जो कि काफी सस्टेनेबल थे। जैसे कि अगर अधिक बारिश हो जाए तो कौन से धान के बीज लगाए जाएं कि वो बारिश सह सकने वाले बीज हो। वो बीज आज भी बचे हुए हैं हमारे समाज में। जी बिल्कुल। बहुत मतलब मेरे ख्याल से हर रीजन में ऐसा होता है। आपको याद होगा कि बिहार में भी डाक एक बहुत इसी तरह के प्रसिद्ध लोक वैज्ञानिक हुए हैं, जिनकी कई सौ साल पुरानी रचनाएं हैं जो कि किस मौसम में क्या खेती की जाए, क्या हो, इसके बारे में बात करती है। जी। तो कोशिश ये हो कि उन चीजों को एक बार फिर से मेन स्ट्रीम में लाया जाए, और जो हमारे, और वो हमारा अप्रोच वैज्ञानिक हो। हम वैज्ञानिकता के साथ, जो हमारे अब देश ने साइंस में जो तरक्की की है, और ऐसा हो भी रहा है, जब मैं वैज्ञानिकों से बात करता हूं तो मैं काफी पॉजिटिव फील करता हूं इस बात को लेकर कि हाँ, जो समस्या आने वाली है उसके लिए हम कितनी तैयारी कर रहे हैं, और ग्राउंड पे उस तरह के मॉडल्स हैं। हम एक पत्रकार होने के नाते, मेरा और मेरे जैसे पत्रकारों का फर्ज है कि उन मॉडल्स को सामने लेकर आए, कि जिन्होंने सक्सेसफुली क्लाइमेट चेंज को न सिर्फ झेला है, उनसे पार पाके, और उन्होंने जो खेती का एक नया तरीका दिखाया है, वो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको अपना सकें। और संवाद हो, ग्रामीण स्तर पे हो। क्योंकि गांव की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे हैं, उसको झेलने में सबसे अधिक उनको मशक्कत करनी है, जो क्लाइमेट चेंज की जो मार पड़ने वाली है। तो इसलिए उनको अच्छे से, उनको तैयारी उनकी हो, और संवाद जो है उनकी भाषा में हो, सरल भाषा में हो, और नए शब्द गढ़े जाए, मैं कहूंगा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, और वो वैज्ञानिक अप्रोच हो लेकिन भाषा सहज हो। तो मुझे लगता है कि ये संवाद काफी कारगर हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत आवश्यक है कि जो इन्वायरमेंट रिलेटेड कम्युनिकेशन यानी कि जलवायु संवाद है, ये आम लोगों की बाल बोलचाल की भाषा में हो। और भारत चूंकि एक बहुत बड़ा देश है, जहाँ
बहुत सारी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। तो ये आवश्यक है कि ये अंग्रेजीदा माहौल से निकल के क्लाइमेट कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन आम लोगों की भाषा में आए। और इसीलिए चौपाल नाम की इस पॉडकास्ट सीरीज की शुरुआत की गई है। इसके अलावा भी जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीएमएस वातावरण एक मंथली इंग्लिश पॉडकास्ट भी करता है, और उसको आप हमारे यूट्यूब पे और हमारे स्पॉटिफाई के चैनल पे भी आप सुन सकते हैं। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आप यहाँ आए और आपने आम और आदमी और आबो हवा तीनों की बात की। अ, दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कि इस चौपाल को हम और भी रोचक बना सके। अगर आप हमको कुछ आइडिया देना चाहते हैं तो प्लीज आप हमको हमारे फेसबुक पे या हम हमें ईमेल करके बता सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी अधिक हो सके आपके उन ख्यालों को, उन आइडियाज को इंक्लूड करें, हम शामिल करें अपने चौपाल में। अ, तो हम फिर आएंगे अगले महीने एक और नए और रोचक हिंदी पॉडकास्ट, हिंदी विषय में, हिंदी भाषी लोगों से सरोकार रखते हुए सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, जलवायु परिवर्तन के गूढ़ चीजों को किस तरह से आम लोगों की भाषा में, आम लोगों के सरोकार के साथ जोड़ा जा सके। हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।